2 अप्रैल थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, वक्त करीब सुबह के 11:30 बज रहे थे। इंदौर में एक बहुत मशहूर मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर है, जैसे अपना दिल्ली में अक्षरधाम या फिर अहमदाबाद में है, तो नहीं स्वामी नारायण ये मंदिर इंदौर में, हालांकि दिल्ली के मुकाबले उतना बड़ा नहीं है। तो इसी स्वामी नारायण मंदिर में 2 अप्रैल सुबह 11:30 बजे 2 लड़के और 1 लड़की, 3 लोग पहुंचते हैं। ये वही मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में एक तरफ बेंच लगे हुए हैं, उस बेंच पर ये तीनों जाकर बैठ जाते हैं। करीब आधे घंटे तक तीनों इस बेंच पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बातचीत की जो शुरुआत होती है वो हल्की फुल्की बातचीत थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बातचीत गुस्से में बदलता जाता है। लगभग आधे घंटे तक तीनों बात कर रहे होते हैं। उन आधे घंटे के बाद अचानक तीनों खड़े हो जाते हैं, शायद जैसे कुछ समझौते के लिए आए हैं, वो समझौता हुआ नहीं, और अब तीनों उस बेंच से दूर चलने लगते हैं। तभी इनमें से एक तीसरा शख्स, तीसरा नौजवान अचानक अपनी जेब में हाथ डालता है और एक कट्टा बाहर निकालता है, देसी कट्टा। इससे पहले कि सामने खड़े वो लड़की और वो लड़का कुछ समझ पाते, वो अचानक गोली चला देता है। पहली गोली मिसफायर थी, लड़की के सर के ऊपर से निकल गई, लेकिन अचानक वो दूसरा फायर कर देता है इससे पहले कि लड़की संभल सकती। दूसरी गोली लड़की के सर में लगी। लड़का घबराया कुछ इससे पहले कि सोच पाता, उस पर झपट पाता, तब तक वो तीसरी गोली चलाता है। तीसरी गोली लड़के को लगती है। लड़का और लड़की दोनों वहीं गिर जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर मंदिर के अंदर कुछ लोग थे, उस वक्त कम थी भीड़, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कुछ रोक पाते, लड़के और लड़की के ज़मीन में गिरते ही वो शख्स जो गोली चला रहा था अचानक मंदिर से बाहर भागता है। अब वो मंदिर के प्रांगण के बाहर निकलता है और मंदिर के ठीक बराबर में एक कॉलेज है। उस कॉलेज का नाम है अरिहंत कॉलेज। अब वो मंदिर से बाहर आकर उसी कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हो जाता है। ये उसी कॉलेज के अंदर की तस्वीर है। गेट के अंदर उस वक्त एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई थी, एक और शख्स था, और कॉलेज के अंदर लोग आ जा रहे हैं। अचानक गेट के सामने से एक लड़का बहुत तेज़ी से अंदर दाखिल होता है, गेट पार करके अंदर की तरफ, और भागते हुए वो कैमरे के बाईं तरफ इशारे से उस लेडी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि यहाँ पे पीने का पानी का नल कहाँ पर है। वो बाईं तरफ एक लगा हुआ था पानी पीने के लिए, वो उसी तरफ निकल जाता है, कैमरा वहाँ तक है नहीं। लेकिन वो लड़का पानी पीने की बजाय दूसरी तरफ जाकर अचानक रुक जाता है। एक बार फिर से उसका हाथ जेब की तरफ जाता है। इस बार वो मोबाइल निकालता है, मोबाइल में कुछ देखता है और एक मैसेज सेंड करता है। इस मैसेज को सेंड करने के फ़ौरन बाद मोबाइल वापस रखता है, फिर से वही कट्टा निकालता है, और कॉलेज कैंपस में अब एक बार फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये चौथी गोली थी। इनमें से एक मिसफायर थी और 3 गोली निशाने पर लगी थी। स्वामी नारायण मंदिर के अंदर अब तक उस लड़की और लड़के की लाश पड़ी हुई थी। लोगों की भीड़ जमा थी, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, और यहाँ उसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर उसके बराबर में एक कॉलेज के अंदर एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, एक मोबाइल पे मैसेज भेजता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब वो यहाँ फर्श पर पड़ा हुआ है। पर आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि अपराध जगत का शिकारी कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे ताकतवर शख्स की कहानी है, एक ऐसे दौलतमंद शख्स की कहानी, जिसने न जाने कितने ही मासूम इंसानों को और उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक अजीब कहानी है ये, अपराध जगत का शिकारी। कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप इसे सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है, और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है, तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 10,000 शो शामिल हैं, बल्कि 10,000 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। वो भी ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। ये एक
बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। यहाँ कॉलेज के लोग भी पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर के बाद इंदौर पुलिस पहुँचती है। 2 टीमें बढ़ जाती हैं। एक टीम मंदिर के अंदर जाती है, वहाँ से उन दोनों लड़के और लड़की को फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाती है। दूसरी टीम जो है वो कॉलेज के अंदर आती है, उस लड़के को उठाकर ले जाती है अस्पताल। लेकिन अस्पताल जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये तीनों ब्रॉड डेड हैं, यानी तीनों की पहले ही मौत हो चुकी है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है कि ये लोग हैं कौन। इत्तेफाक से तीनों के पास उनका आईडी कार्ड था, जिससे बहुत मुश्किल हुई नहीं। तो जो लड़की है उसकी शिनाख्त हुई स्नेहा से, कि वो एक स्नेहा है, एक स्टूडेंट है, इंदौर की रहने वाली है। उस लड़की के साथ जिस लड़के को गोली मारी गई थी उसी मंदिर के अंदर, उसका नाम था दीपक। दीपक भी इंदौर का रहने वाला था। पुलिस ने उनके घर वालों को इतला दी। इधर जिस लड़के ने कॉलेज के अंदर खुद को गोली मारी थी उसका मोबाइल और बाकी चीज़ें मिली। उससे पता चला कि उसका नाम अभिषेक यादव है। अब तीनों के नाम पता पुलिस जान चुकी है, लेकिन 2 कत्ल मंदिर के अंदर और 1 कत्ल कॉलेज के अंदर। कत्ल की तीसरी मौत जो है वो खुदकुशी थी। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या थी? अब पुलिस फैमिली को बुलाकर सारी बातचीत कर रही है, मोबाइल के कॉल डिटेल देख रही है। तभी पुलिस देखती है कि चूँकि कुछ चश्मदीद ने कॉलेज में बताया कि अब जब वो तीसरा लड़का दौड़ता हुआ आया तो उसने पूछा पीने का पानी किस तरफ है, वो उधर गया। लेकिन पानी पीने की बजाय वो मोबाइल निकालता है और कुछ देखता है और फिर जेब में रखता है, फिर पिस्टल निकालता है और गोली मारता है। तो पुलिस को लगा कि ऐसी क्या बात थी कि मौत से पहले एक शख्स अपना मोबाइल निकाल कर कुछ देख रहा है। पुलिस ने अभिषेक का मोबाइल निकाला। अब अभिषेक का मोबाइल जब निकाला तो इत्तेफाक से जो इंसिडेंट है, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, अराउंड 12 बज रहे थे दोपहर के, 12:02-4 शायद। तो उसी वक्त अभिषेक के मोबाइल से एक मैसेज गया, और उस मैसेज जिस नंबर पर गया वो उससे लग रहा था कि उसने अपने घर वालों को भेजा, अपने माँ बाप को। पुलिस ने उस मैसेज को पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही पुलिस को लगभग पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ? एक लड़के ने 2 गोली मंदिर के अंदर चलाई, आखिरी गोली खुद को मारी, उससे पहले एक मैसेज भेजा। तो ये पूरी कहानी क्या है? अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। स्नेहा के घर वालों ने कहा कि कुछ वक्त पहले भी अभिषेक ने उनकी बेटी को तंग किया था और उन्होंने महिला पुलिस को कंप्लेंट की थी, लेकिन महिला पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब पुलिस ये पता कर रही है कि वो कंप्लेंट किसको दी गई थी। तो स्नेहा के घर वालों की कहानी कुछ और है। उनका है कि अभिषेक एक तरफा प्यार में पागल था स्नेहा के, और वो उससे अपना रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, और इसीलिए उसने गोली मार दी। तो उसे गोली मारी तो फिर उसके साथ दीपक को क्यों मारी? अब दीपक का जो रिश्ता पता चला वो ये है कि स्नेहा की दूर का वो रिश्तेदार है, ममेरा भाई, कज़न है वो, लेकिन दूर का है। तो दीपक और स्नेहा दोनों रिश्तेदार हैं। अभिषेक का कोई इनसे लेना देना या रिश्ता नहीं है। स्नेहा के घर वालों के मुताबिक अभिषेक उनकी बेटी के पीछे पड़ा था। इस बारे में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। और पुलिस अगर पहले से हरकत में आ जाती तो शायद उनकी बेटी और फिर उसके कज़न की जान बच जाती। लेकिन दूसरी तरफ स्नेहा के घर वालों की कहानी के उलट, जो पुलिस ने आखिरी वक्त खुद को गोली मारने से पहले अभिषेक के मोबाइल से वो आखिरी सेंट मैसेज को जब पढ़ा तो वहाँ कहानी कुछ और निकली। अब उस कहानी को पढ़ने के बाद सारी कहानी लगभग साफ हो गई है। सिर्फ एक सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है, जिसको तलाश रही है इंदौर पुलिस। लेकिन वो कहानी क्यों साफ हो गई है, आज मैं इधर उधर या फिर पुलिस की ज़ुबानी या फिर फैमिली की ज़ुबानी या चश्मदीदों की ज़ुबानी आपको नहीं बताऊंगा। हूबहू एक एक लाइन, एक एक शब्द, वही मैसेज आपको पढ़कर सुनाता हूं। जो 2 लोगों को गोली मारने के बाद, यानी कि स्नेहा और उसके कज़न दीपक को, जो अभिषेक है वो मंदिर से बाहर निकलकर कॉलेज जाता है और फिर खुद को गोली मारता है। लेकिन गोली मारने से पहले वो उसी वक्त एक मैसेज अपने घर वालों को भेजता है। उसके मोबाइल में ये पूरा मैसेज, और इस मैसेज को पढ़ने के से पहले एक चीज़ ये भी है कि ये इतना बड़ा मैसेज है, और जो चश्मदीद ने देखा कॉलेज के अंदर, ये उस वक्त उसने टाइप नहीं किया। ये मैसेज उसने पहले से टाइप करके रखा हुआ था।
यानी अभिषेक को यह अंदाज़ा था कि उसके साथ क्या होने वाला है, या वो क्या करने वाला है और क्या करने जा रहा है, और जब ये कर लेगा तो ये मैसेज उसी पल भेजेगा। लेकिन इस मैसेज की लंबाई को देखते हुए ये साफ है कि मैसेज उसने बहुत पहले टाइप करके अपने मोबाइल में सेव कर रखा था, सिर्फ सेंड करने के लिए इंतज़ार कर रहा था। स्नेहा और दीपक को गोली मारने की। जब उसने गोली मार ली, ये मैसेज सेंड किया, और मैसेज सेंड करते ही जब उसने देखा ये सेंड हो गया, फिर उसने अपने आप को गोली मारी और उसकी मौत हो गई। अब मौत से ऐन पहले उसने क्या मैसेज भेजा, ये पुलिस, जैसा मैंने कहा, या मेरी या किसी चश्मदीद की ज़ुबानी नहीं, खुद अभिषेक की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। तो अभिषेक यादव के मोबाइल से भेजा गया वो आखिरी मैसेज जो अभिषेक ने अपने पेरेंट्स को लिखा। आप सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, आप मैसेज को ध्यान से पढ़ना। जो भी बोलूँगा आपको उसका स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी दूंगा। वो और मैं दिसंबर 2019 में करीब आए। मैंने कहा था कि शादी नहीं करूँगा, रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। लड़की ने मुझसे कहा कि अगर शादी करोगे तो ही रिलेशनशिप में रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। इसके बाद कुछ दिन के लिए हमारी बात बंद हो गई। कुछ दिन बाद उसने कहा कि ठीक है, शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम हमारी ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब मोबाइल पर हमारी ज़्यादा बातें होने लगी और प्यार बढ़ता चला गया, अटैचमेंट हो गया। लॉकडाउन खुला तो मिलने जुलने लगे। शुरुआत में हम रीजनल पार्क या कैफ़े में मिला करते थे। वो हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती थी, मुझसे कभी गिफ्ट नहीं लेती और कहती थी कि घर नहीं ले जा सकती। हम कई बार अलग अलग जगह पर भी मिलते रहे। हमारा प्यार आगे तक बढ़ता चला गया। इसके बाद वो मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। मैंने कहा कि अपनी कास्ट अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन वो ज़िद पर अड़ गई। कहने लगी कि ऐसे तो आप मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे शादी करनी है, चलो मंदिर में, नहीं तो आप मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। मुझे छोड़ दिया तो आपके घर आ जाऊँगी। ये सुनकर डर गया और तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद वो मुझे हस्बैंड की तरह बातें करने लगी। हबी लिखकर रोज़ मैसेज भेजती। उसकी केयरिंग देखकर मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। इसके बाद हम कई बार मिलते और इंदौर के आसपास घूमने जाया करते। एक दिन हम लोग देवास दर्शन करने गए तो वहाँ उसने कहा कि माता जी के सामने ही मेरी मांग में सिंदूर भरो। मैंने कहा कि एक बार मंदिर में शादी कर ली, फिर अब क्यों? कहने लगी कि यहाँ की बात अलग है, मांग में सिंदूर भरो वरना कुछ कर लूँगी। तब मैंने सिंदूर मांग में लगाया। ऐसा करके हमारी 2 बार शादी हो गई। वो मेरे लिए उपवास करने लगी, सावन सोमवार भी करती थी, करवा चौथ के व्रत भी रख लिए। हमारा रिश्ता मजबूत हो गया था और हंसी खुशी जी रहे थे। एक दिन उसने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने मना किया तो बोली कि कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, कभी घर वाले नहीं माने तो बता देंगे कि कोर्ट मैरिज कर ली है, कभी मान गए तो नहीं बताएंगे। इस पर भी मैंने जैसे तैसे उसको समझाया। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। इसके बाद हम लगभग रोज़ाना मिलने लगे। रोज़ जब भी बात होती तो शादी की बात क्या करती थी, शादी के बाद ऐसा करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, शादी के बाद के सपने दिखाने लगी थी। मैं भी उसको अपनी वाइफ मानने लगा था। सोचने लगा कि वो कहती है वैसा ही करेंगे। वो कहती थी कि कभी तुमने अब मुझे छोड़ दिया तो उसी दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तेरा पता नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक पर्सनल रूम रेंट पर ले लिया था और वहाँ भी मिलते रहे। वो हमेशा उसके घर के बारे में बात किया करती थी, सब कुछ बताया करती थी। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सब ठीक था, हंसी खुशी रहते घूमते थे। 12-13 बार उज्जैन भी गए, देवास माहेश्वर के वाटरफॉल देखे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम इंदौर में नहीं गए। फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है, अभिषेक यादव। ये है वो आखिरी मैसेज। और इसी आखिरी मैसेज को सेंड करने के बाद अभिषेक ने खुद को गोली मारी। और इस मैसेज को सेंड करने से पहले उसने स्नेहा और उसके कज़न को गोली मारी। अब मैसेज से तो कहानी आप समझ गए, ये ट्रायंगल लव की कहानी है। इस मैसेज को अगर उसने किसी लड़की के लिए लिखा तो वो स्नेहा। लेकिन जो मैसेज का क्लाइमैक्स है लास्ट में, उसके आगे कोई कहानी उसने नहीं लिखी है।
उसने बस यही छोड़ा है लास्ट में कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है और यहीं पे ये मैसेज खत्म। अब पुलिस यहीं से जांच कर रही है कि क्या वो तीसरा इंसान दीपक है जिसके साथ स्नेहा मंदिर गई थी। इस बात की अब जांच करने के बाद पुलिस इस मैसेज की रोशनी में इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो अभिषेक खुद की जान ली, उससे पहले 2 लोगों की जान ली और उसके बाद इसी बीच में एक ब्रेक लेकर एक मैसेज किया और इसकी पूरी कहानी ये है। अब इसमें जो मैंने कहा कि जो सवाल छूट गया है वो ये है कि ये पूरा मैसेज क्या स्नेहा के लिए था और क्या वो तीसरा इंसान जो इन दोनों के बीच में आया वो दीपक था। उम्मीद करते हैं इंदौर पुलिस इन सवालों के जवाब लेकर जल्द ही सामने आएगी। तो कहानी में आज इतना ही, पर कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना वही सिलसिला। आज दुर्गा अग्निहोत्री इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दुर्गा। और ये भेजा है देवव्रत मिश्रा जी ने। साथ ही हिमांशु ग्रेवाल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशु। और ये भेजा दीपक गुरायन ने है। कृष्णा शर्मा जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृष्णा शर्मा जी। और ये भेजा है, और साथ में पिंकी शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है। तो कृष्णा जी और पिंकी जी दोनों माँ बेटी हैं। और भेजा है राहुल शर्मा ने, राहुल शर्मा की मम्मी है कृष्णा और पिंकी उनकी सिस्टर है। ओम भारद्वाज का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ओम भारद्वाज। और ये भेजा अमित प्रसाद ने है। साथ ही अम्मू, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अम्मू। भेजा शोएब इदरीसी ने है। अपूर्वा श्रीवास्तव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। पवन गौतम, इन्होंने पूछा जबलपुर केस और अंकिता भंडारी केस का फॉलोअप। तो जबलपुर में अभी तक वो लड़की और लड़का, उसका बॉयफ्रेंड, दोनों नहीं पकड़ा है। लगातार पुलिस को घुमा रहे हैं। अभी अंकिता भंडारी केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है, अभी ट्रायल चल रहा है। इसमें जैसे कोई नया अपडेट और आएगा बताऊंगा आपको। तुलसी कुमार दास, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कहा IPL के भी बारे में बताते रहे। तो कल चेन्नई जीती और अच्छा लगा जब चेन्नई जीतती है, तो मुंबई का भी खाता खुल चुका है। निकिता, थैंक यू सो मच। स्वतंत्रता कुशवाहा और प्रदीप जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। ये न्यूजीलैंड में रहते हैं और इन्होंने अच्छी एक लाइन लिखी कि स्वतंत्रता कुशवाहा नाम सुनकर लगता है कि ये मेल है, लेकिन असल में ये फीमेल हैं और प्रदीप जी उनके हस्बैंड हैं। और थैंक यू बड़ा भाई बोलने के लिए। और आप जब भी आएंगे इंडिया, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो आप लोग हमेशा अच्छे रहें दोनों। सुरेंद्र कश्यप, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र कश्यप साहब, थैंक यू। इन्होंने बहुत खूबसूरत में मैसेज लिखा है कि आप रहें न रहें, आपकी कहानी इतिहास बनकर हमेशा रहेगी। वाह वाह वाह। अभिषेक मिश्रा, इन्होंने पूछा कल की कहानी में जो एक 6 साल की बच्ची लौट आई, तो उस कमरे में अगर वो बच्ची जली ही नहीं थी तो फिर हड्डियाँ कहाँ से मिली थी? ये अच्छा सवाल था, मैंने छोड़ दिया था, याद नहीं था। वो हड्डियाँ एक्चुअली नॉनवेज घर में उस दिन पार्टी थी, तो चिकन और बाकी चीज़ें थी। तो जानबूझकर कैरोलिन ने उन हड्डियों के टुकड़ों को उन कमरे में डाल दिया था, लेकिन वो इंसानी हड्डियाँ नहीं थी। इसके अलावा माला सिंह, थैंक यू सो मच। और पक्का मुलाकात होगी माला जी। प्रतीक जोशी, ये समझ जाएंगे इन्होंने क्यों मेल लिखा था, बस इनकी वो लाइन पढ़ा पे ही जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा है। इन्होंने एक सवाल लिखा और मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, क्राइम तक फैमिली के लिए ही। तो साथ में उन्होंने एक लाइन लिखा, आखिर कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो प्रतीक भाई, ये वही लोग हैं जो आप हैं, और ये वहीं से आते हैं जहाँ से आप आते हैं। तो हम सब फैमिली हैं, आप बाकी समझ गए होंगे। प्रदीप कुमार पांडा, थैंक यू सो मच। इसके अलावा दीपक बुरा, चमकीला जो सिंगर पंजाब के मशहूर रहे, जिनका कत्ल कर दिया गया, उनकी वाइफ के साथ उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, जिस पे फिल्म आ रही है अभी। तो दीपक भाई, आपको ये बताऊंगा, क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको ये कहानी मिल जाएगी, मैं बहुत पहले से सुना चुका हूँ। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके 7 दिन की फ्री ट्रायल लें और एक बार आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड ये ऑडियो बुक ज़रूर सुनें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात